मेरे ख्याल से आपने भी नोट किया होगा कि ये जितने भी आर्टिकल होते हैं अजीब से, जैसे एंटी इंडिया आर्टिकल्स हो या टेरर अपोलोजिज्म वाले आर्टिकल हो या इंडियन कल्चर को रिडिक्यूल करने वाले आर्टिकल्स हो, ये जो आर्टिकल्स ज़्यादातर लोग जो लिखते हैं वो लिबरल कम्युनिस्ट होते हैं, और उसमें से ज़्यादातर लोग जो होते हैं बॉन्ग्स होते हैं। मुखर्जी, चटर्जी, बनर्जी, मुखोपाध्याय, बंदोपाध्याय, सेन, अ, हर जगह जो है आप देखेंगे आपको इसी तरह के नाम मिलेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या रीज़न है कि ज़्यादातर कम्युनिस्ट, लिबरल, फेमिनिस्ट, इस तरह के जो लोग होते हैं वो बॉन्ग होते हैं? तो इसके पीछे एक प्रॉपर टाइप रीज़न है जो मैं आपको बताता हूँ। कम्युनिज्म कहीं पर भी ग्रो करे उसके लिए तीन मेजर फैक्टर्स वहां पे होने ज़रूरी हैं। पहली चीज़ होती है क्लास इनइक्वालिटी या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, कि गैप बहुत ज़्यादा हो, भले ही वो कास्ट गैप हो, इकोनॉमिक गैप हो, एजुकेशन गैप हो। तो इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले हर जगह ही जो है गैप था, इनफैक्ट अभी भी है, लेकिन बंगाल में ये बहुत ज़्यादा था। बिकॉज बंगाल में जो अमीर थे वो बहुत अमीर थे और जो गरीब थे वो बहुत गरीब थे, और बंगाल के गरीबों ने सहा भी बहुत है। वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े जो है अकाल पड़े हैं, पार्टीशन भी जो है उन्होंने झेला है, लड़ाइयाँ झेली है। सो बंगाल के लोग काफ़ी गरीब होते थे। सो जहाँ पर ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे कम्युनिज्म ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि लोअर क्लास यूनाइटेड हो बेसिकली। सो बंगाल के लोअर क्लास को यूनाइट किया गया, चाहे इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली हो, ब्रिटिशर्स ने। क्योंकि ब्रिटिशर्स आए थे बंगाल के थ्रू, तो बंगाल में आने के बाद उन्होंने वहीं पे फैक्ट्री सेटअप की थी, वहीं पर सब कुछ उन्होंने अपना किया था। इनफैक्ट बंगाल, कोलकाता उनकी कैपिटल होती थी। आई थिंक 1930s तक उनकी कैपिटल कोलकाता ही थी, तो उनका मेन इन्फ्लुएंस जो था वो बंगाल में था। और स्पेशली यूरोप में लेबर रिवॉल्यूशन के बाद इंडिया में भी जो है इस तरह की यूनियंस बन गई थी। किसान यूनियन कहो आप, ट्रेड यूनियन कहो, मजदूर यूनियन, इस तरह की यूनियंस बन गए थे। तो जो लोअर क्लास थे वो यूनाइटेड हो गए थे, वो अपनी राइट्स की बात करने लगे थे। और तीसरी चीज चाहिए होती कम्युनिज्म को ग्रो करने के लिए कि एक ऑपरेसर हो, कोई डिक्टेटर हो जो जो लोगों को उनकी इच्छा के विरुद्ध गुलाम बना के रखे। सो ये तीनों फैक्टर्स बंगाल में थे, इस वजह से वहां पे कम्युनिज्म ग्रो हुआ। अब कम्युनिज्म बंगाल तक पहुंचा कैसे? जैसा मैंने कहा कि ब्रिटिशर्स सबसे पहले बंगाल में आए थे। ब्रिटिशर्स ने बंगाल में आने के बाद कोलकाता को अपना कैपिटल बनाया, उसके बाद इंग्लिश को उन्होंने वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, जो कि पहले पर्शियन होती थी। जब इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज बनी तो लोगों ने इंग्लिश पढ़नी शुरू की, उनको पढ़ाई गई। जब लोगों ने इंग्लिश पढ़नी शुरू की, पढ़ने वो ब्रिटेन भी जाते थे। तो जब आपको इंग्लिश भाषा आ जाती है तो आप हर तरह की चीज़ें फिर पढ़ने लगते हो। फिर बंगाली लोगों ने जो है कम्युनिज्म रिलेटेड बुक्स पढ़नी शुरू की, जो कि इंग्लिश में होती थी। तो जब उन्होंने पढ़ी, उनको वो थॉट्स अच्छे लगे, उन्होंने कम्युनिज्म के विचार अपनाए और प्री इंडिपेंडेंस में ये काम भी आए। जैसा कि मैंने कहा, कम्युनिज्म जो है वो एक डिक्टेटरशिप के अंडर काम करता है, क्योंकि ये पूरी की पूरी आइडियोलॉजी जो है वो क्रांतिकारियों वाली है कि हमें लड़ना है ऑपरेशन के खिलाफ और ये वो। तो इन लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ा भी, आज़ादी में इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी किया। बट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि कम्युनिज्म का रोल खत्म हो जाता है जहां पर डिक्टेटरशिप खत्म होती है। तो आइडियली 1947 के बाद पॉलिटिकल कम्युनिज्म खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन खत्म नहीं हुआ, बंगाल में वो चलता रहा। फिर जैसा मैंने कहा कि कम्युनिज्म को कंटिन्यूसली रिवॉल्यूशन चाहिए, तो जब ब्रिटिशर्स गए तो इन्होंने अपना एक इमेजिनरी दुश्मन क्रिएट करना शुरू किया। इन्होंने पहले जो है जो अमीर वहाँ के जमींदार वगैरह थे उनको दुश्मन करार देना शुरू किया। नक्सलाइट मूवमेंट स्टार्ट हुई, इन लोगों ने जो है उन्हें मारना शुरू किया। पुलिस ने रोका तो पुलिस को मारना शुरू किया। सो ये एक ऑपरेसर डिफाइन कर लेते हैं और उनके खिलाफ अपना रिवॉल्यूशन कंटिन्यूस रखते हैं। और जो एक्चुअल पॉइंट है जिसकी वजह से लोग इन पे भरोसा करते थे, ये कि ये क्लास इनइक्वालिटी को खत्म करेंगे, वो ये कभी नहीं कर पाए। बंगाल में इतने सालों तक कम्युनिस्ट का राज रहा, उसके बावजूद बंगाल क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंडिया में 18th नंबर पे आता आई थिंक, जो कि बहुत पीछे है। सो इसलिए लोग देर सवेर जाग ही जाते हैं। उन्होंने पहचान लिया कि कम्युनिज्म का कोई फायदा नहीं है, तभी बंगाल से के लोगों ने इनको साइड किया और पॉलिटिकल कम्युनिज्म धीरे 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 खत्म हो रहा है। लेकिन दूसरा कम्युनिज्म जो ज्यादा खतरनाक है वो है कल्चरल या एकेडमिक कम्युनिज्म। वो इंडिया से खत्म नहीं हुआ है, वो ज्यादा खतरनाक है। वो क्या होता है, मैं एक बार फिर से पीछे जाता हूँ थोड़ा सा। जैसा मैंने कहा कि ब्रिटिशर्स कोलकाता में बंगाल में सबसे पहले आए, उन्होंने कोलकाता को अपना कैपिटल बनाया। 1930s तक वो वहीं थे। इंग्लिश को उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया। बंगालीज ने सबसे पहले इंग्लिश पढ़नी शुरू की, उन्होंने बुक्स पढ़नी शुरू किए, वो कम्युनिज्म से इंस्पायर हुए, वो पढ़े। तो ज्यादातर लोग जो हैं, जो पढ़े लिखे थे, जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़े लिखे थे, जो कम्युनिज्म के, सोशियोलॉजी के, इन तरह की जो ज्ञानवर्धक चीजें सो कॉल्ड होती हैं वो पढ़ते थे, वो सब बंगाली ही होते थे। तो जब इंडिपेंडेंस हुई
और इनफैक्ट उससे भी थोड़े से पहले, तो इंडिया में जितने भी बड़े बड़े कॉलेजेस थे स्पेशली ह्यूमैनिटीज़ वाले, वहाँ पे ये बंगाली प्रोफेसर्स ही जाते थे पढ़ाने के लिए। क्योंकि जैसा मैंने कहा, पढ़े लिखे लोग यही थे, इनको भद्रजन भी कहा जाता था। तो ये ही पढ़ाते थे, यही ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स का माइंड इन्फ्लुएंस करते थे। सो एक जनरेशन ने दूसरी जनरेशन को तैयार किया। यही लोग फिर ह्यूमैनिटीज़ के कॉलेज से निकल के ब्यूरोक्रेसी में गए, IAS, IFS, IPS जो भी है। इनफैक्ट इंजीनियरिंग और मेडिकल और बाकी ब्रांचेस ने तो अभी सिविल सर्विसेज में जाना शुरू किया, उससे पहले सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ वाले लोग ही जाते थे मेनली। तो चाहे ये हुआ, ब्यूरोक्रेसी हुआ, चाहे जर्नलिज्म हुआ, चाहे ऑथर्स हुए, लिटरेचर हुए, इस तरह के जितने भी फील्ड है, सब जगह इन्हीं लोगों के तैयार किए हुए स्टूडेंट्स गए। और इस तरीके से कल्चरल मार्क्सिज्म, या आप सो कह लो कि लेफ्ट लिबरल आइडियोलॉजी एक इंडिया में तैयार हुई, और जिसका इम्पैक्ट हम आज तक भी देख रहे हैं। तो बंगाल में कम्युनिज्म एक कल्चरल इशू है, जैसा मैंने कहा। लोग उसकी उस आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस थे। वहाँ पर जनरेशन बाय जनरेशन ये पास ऑन हुई है। वहीं के लोगों ने इनको पढ़ा है और बाकी लोगों को भी पढ़ाया है। इसलिए ज़्यादातर लोग आपको दिखेंगे आज की टाइम में भी कि बंगाली कि ज़्यादातर कम्युनिस्ट जो है वो बंगाली होते हैं आज की डेट में भी। अब बात आते हैं कि क्या ये सिनेरियो चेंज हो रहा है। हाँ, ये सिनेरियो चेंज हो रहा है। आजकल की जो नई बोंग जनरेशन है वो चीज़ें रियलाइज़ कर रही है कि कम्युनिज्म से उन्हें कोई फ़ायदा हुआ नहीं है, ये बकवास आइडियोलॉजी है और होगा भी नहीं। जैसा मैंने कहा कि कम्युनिज्म तभी काम करता है जब डिक्टेटरशिप हो। चाहे आप कोई भी कंट्री देख लो, जहाँ पे कम्युनिज्म ने रिवॉल्यूशन लाया है वो डिक्टेटरशिप तक ही ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी में कभी कम्युनिज्म सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये गरीबों को गरीब ही रखता है ताकि इनका वो कंसिस्टेंट एजेंडा चलता रहे कि हम अमीरों से लड़ रहे हैं, हम कैपिटलिस्ट से लड़ रहे हैं, हम ये लड़ रहे हैं वगैरह वगैरह। सो आजकल की जो यंग बॉन्ग जनरेशन है वो इनसे दूर हो रही है, वो रियलाइज़ हो रही है उनको, और वो इन सब चीज़ों से पीछे हट रही है। तो लास्ट में जाते जाते मैं एक और डिस्क्लेमर दूंगा ताकि आप लोग मेरे पीछे ना पड़ जाएं कि मैक्सिमम बॉन्ग सेंसिबल है, रीजनेबल है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में, मैं सिर्फ उन्हीं कम्युनिस्ट की बात कर रहा हूँ जो कि बॉन्ग्स होते हैं। थैंक यू।